नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी YouTube चैनल स्टडीमेट नेहा पर। तो दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास 14 डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो इससे पहले की क्लास थी यानी कि क्लास 13, उसमें हमने भारत की प्रस्तावना, भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करी थी। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के बारे में बात करी थी। तो हमने ये तो देख लिया कि हमारा जो संविधान है उसको कैसे बनाया गया, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनी थी, संविधान सभा भी बनी थी। उसके बाद हमने देखा कि जो प्रीएम्बल है यानी कि जो प्रस्तावना है, ये किसकी तरह काम करती है? एक ही इंट्रोडक्शन की तरह काम करती है। किस चीज के लिए? हमारे भारतीय संविधान के लिए, कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है एंड इसमें जो भी टॉपिक्स इंट्रोड्यूस इसमें करे गए हैं, जो भी चीजें इसमें डिस्कस करी गई है, वो ही आगे जो हमारा भारत का संविधान है उसमें एक इलैबोरेटेड फॉर्म में बताई गई है। ठीक है, तो हमने प्रस्तावना के अलग अलग वर्ड्स देखे। उसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट इशू क्या डिस्कस करने का बन जाता है कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का हिस्सा है या नहीं। या फिर ये प्रस्तावना है ये बिल्कुल ही अलग है, या फिर ये भारत का जो संविधान है उसका हिस्सा है या नहीं। तो इस पर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उसने इस विषय के बारे में अलग अलग समय पर अलग अलग अपनी व्याख्या दी है, इंटरप्रिटेशन दी है कि उसका इस मामले में क्या मानना है, कि उसके हिसाब से जो ये प्रस्तावना है ये संविधान का हिस्सा है या नहीं है। तो इस पे आज की क्लास में हम तीन चार केसेस डिस्कस करेंगे जो अलग अलग टाइम पर आए एंड जो सुप्रीम कोर्ट था यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उसने अपनी क्या इंटरप्रिटेशन दी, क्या अपनी व्याख्या दी कि उसका क्या मानना है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है या नहीं है। तो सबसे पहला केस जो आया आपका इस मामले में वो था डेरुबारी केस। और ये कौन से साल में आया? सन 1960। तो जो आपका बेरुबारी केस था, इसने क्या बोला कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, संविधान का हिस्सा नहीं है। और तो और इसमें जो कुछ कुछ शब्द का उपयोग करा गया है वो भी अस्पष्ट है, अनक्लियर है। ठीक है, पहला केस तो आपका हो गया बेरुबारी संघ केस, बेरुबारी यूनियन केस 1960, जिसने बोला कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। और तो और कुछ कुछ जो शब्द आपकी जो प्रस्तावना में उपयोग करे गए हैं वो भी अस्पष्ट है, उनका मतलब इतना अच्छे से उन्होंने स्पष्ट नहीं करा है बनाने वालों ने। तो इन्हीं सब बेसिस पर उन्होंने बोला कि प्रस्तावना और संविधान अलग अलग पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आया आपका केशव नंदा भारती केस। ये कब आया आपका? कौन से सन में आया? 1973, 1973। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका केशव नंदा भारती केस है, इसने क्या बोला कि हाँ, मतलब इसने क्या बोला नहीं, जो आपका सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है उसने पहले तो बेरुबारी यूनियन केस में बोल दिया था
कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, यानी कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। परंतु जब केशव नंदा भारती केस आया सन 1973 में, तो जो सर्वोच्च न्यायालय था उसने अपनी जो बात उसने पहले कही थी कि जो ये दोनों चीजें हैं, यानी कि प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन ये अलग अलग है, उस चीज पर उन्होंने फिर से विचार करा, री इंटरप्रिटेशन करी, और इन्होंने बोला फिर कि जो प्रस्तावना है वो बिल्कुल और बिल्कुल संविधान का हिस्सा है। और इन्होंने ये बोला कि अगर हमें इसमें कुछ बदलाव भी करने हैं, आपको आर्टिकल पता है ना कि किससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करी जा सकती है, आर्टिकल 368। तो इन्होंने बोला कि जो आपका आर्टिकल 368 है, आप उसके द्वारा इसमें संशोधन तो लेकर आ सकते हो, अमेंडमेंट तो लेकर आ सकते हो, पर वो इस हिसाब से होनी चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ये बेसिक स्ट्रक्चर ना खराब करे, इसका ये जो एक मूल बिल्कुल ढांचा है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको खराब ना करे। आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के लिए प्लीज हिंदी वर्ड रेफर कर लेना, अभी मुझे याद नहीं आता। इसके बाद आया हमारा तीसरा केस सन 1994 में, जो कि था SR बोम्मई केस। इस केस में क्या इंटरप्रिटेशन आई, क्या व्याख्या आई सर्वोच्च न्यायालय की ओर से कि जो आपकी प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, वो उसकी मूल संरचना के बारे में बात करता है, वो उसके मूल संरचना का संकेत देता है। और इसके अलावा एक और केस जो हमारे पास है वो है LIC ऑफ इंडिया केस, LIC ऑफ इंडिया केस, जो कि आया आपका सन 1995 में, 1995। और इसने बोला कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है, मतलब ये उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ दोस्तों, जब हमने केशव नंदा भारती केस की बात करी थी तो मैंने आपको ये बताया था ना कि आर्टिकल 368 के द्वारा भी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट लेकर आना चाहते हैं, या फिर आप पर्टिकुलरली प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना में कोई भी अमेंडमेंट लेकर आना चाहते हैं, संशोधन लेकर आना चाहते हैं, तो आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो खराब नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हिंदी वर्ड अभी हमने डिस्कस नहीं करा था, तो मुझे अभी अभी याद आया कि जो उसका हिंदी वर्ड है वो है मूल विशेषताएं। यानी कि आप प्रस्तावना में कोई भी संशोधन तो लेकर आ सकते हैं, पर वो इस प्रकार लेकर आना पड़ता है कि जो संविधान है, जो प्रस्तावना है, जो उसकी मूल विशेषता है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका खंडन ना हो, वो किसी भी तरीके से अफेक्ट ना करे। तो मैं आपको फिर से चारों केसेस का एक शॉर्ट में बता देती हूँ, ब्रीफ में बता देती हूँ। सबसे पहले हमने डिस्कस करा बेरुबारी केस, जो कि आया सन 1960 में। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है, और तो और इसमें कुछ कुछ शब्दों का प्रयोग ऐसा करा है जो कि अस्पष्ट है, उनको ठीक से स्पष्ट नहीं करा है। दूसरा केस आज हमने पढ़ा केशव नंदा भारती केस, जो आया सन 1973 में। जो ये केस था, इसमें जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसने बोला कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है, एंड जो हमारा आर्टिकल 368 है जिसके तहत हम भारत के संविधान या प्रस्तावना में संशोधन लेकर आ सकते हैं, अमेंडमेंट लेकर आ सकते हैं, हम अमेंडमेंट लेकर आ सकते हैं, पर इसकी जो मूल विशेषताएं हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो खराब नहीं होना चाहिए। तीसरा केस हमने जो डिस्कस करा वो हमने डिस्कस करा SR बोम्मई केस 1994 का। इसमें क्या बोला कि जो प्रस्तावना है वो किस चीज का संकेत है,
संविधान की मूल संरचना का, कि उसका बेस क्या है। और जो हमने लास्ट में पढ़ा वो हमने पढ़ा LIC ऑफ इंडिया केस 1995। तो उसमें हमने ये देखा कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने ये बोला है, उसने ये माना है कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है। तो दोस्तों इसी के साथ हम ये वाला टॉपिक अब रैप अप कर देते हैं प्रस्तावना का। अब हम आगे आने वाली क्लासेस में और टॉपिक्स के साथ बढ़ेंगे। एंड आप प्लीज मुझे सजेशन दीजिए कि आपको ये बोर्ड टीचिंग ही ठीक लग रही है या फिर आप PDF के द्वारा पढ़ना चाहते हैं। जो भी आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट हो आप प्लीज वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड अगर आपके पास किसी भी तरीके के अन्य कोई सुझाव है या फिर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के द्वारा कर सकते हैं। बाकी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियोस और पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा होगा। एंड अगर यही बात है तो आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।